अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तलाश से मैं हूँ फ़िज़ा अली। आज हम पहुँचे हैं एक और नई जगह पे, एक और शख्सियत से मिलने जो कि फ़र्जंद वारिस मीर हैं और बहुत खिदमात हैं इनकी पीपल्स पार्टी के हवाले से और इनका हल्का जो है वो 161 है। आइए चलते हैं और उनसे बात करते हैं, जानते हैं पार्टी के हवाले से और भी बहुत सी बातें होंगी उनकी लाइफ के हवाले से। आइए चलते हैं और बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इरफान जट है और मैं तकरीबन 2013 से मीर साहब के साथ काम कर रहा हूँ। 2013 में जब इन्होंने एमपीए का इलेक्शन लड़ा था उस वक्त से लेकर आज 2023 आ गया, 10 साल मीर साहब हल्के के लोगों के साथ कनेक्ट रहे हैं। हालात जैसे भी रहे हैं वो हल्के के लोगों के साथ रहे हैं। और मेरा नाम मिर्ज़ा असफर हुसैन है, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लोअर डिस्ट्रिक्ट 3 का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ। जैसे कि हमारी खुशकिस्मती है फैसल मीर जैसा कैंडिडेट हमारे हल्के को मिले, पीपी 161 को। कैंपेन शुरू है, हमें अल्लाह ताला ने एक ऐसा कैंडिडेट इस हल्के में दिया है जो पहले कोई नहीं है। लोग कह रहे हैं कि जी पीपल पार्टी, अब फैसल मीर जैसा कैंडिडेट जो कि हर किसी की खुशी गमी पर जो कि काम कर रहे हैं। और जी हमारे साथ मौजूद हैं फैसल मीर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सर? ठीक ठाक। कैसे जा रही है सर लाइफ? और सबसे मेन थिंग इज़ कि ये बताइएगा कि आपने सियासत का आगाज़ कब से किया? जी मैंने सियासत का आगाज़ स्टूडेंट दौर में किया, स्टूडेंट एज में। जनरल ज़ियाउल हक के दौर में मेरे पे केसेस बने। मेरे वालिद थे प्रोफेसर वारिस मीर, उनकी वजह से। तो उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी में हेले कॉलेज में हमने पीएसएफ बनाई जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 1988 में आई। तो उससे लेकर के आज दिन तक पंजाब यूनिवर्सिटी में पहला इलेक्शन भी लड़ा जमीयत के ख़िलाफ़ 91 में, और उसके बाद पीपल्स पार्टी की मेन पॉलिटिक्स उसके बाद से आज तक जारी है। सही। अच्छा, सियासत में आपके वालिद साहब भी थे, क्या कहना आपका कि मतलब बैकग्राउंड से आप सियासत में थे या कि वेरी फर्स्ट टाइम आपने जो है सियासत में पहला कदम रखा? नहीं जी, पूरी फैमिली में मैं आई एम द ओनली पर्सन हु इज़ इन पॉलिटिक्स। मेरे जो वालिद साहब थे वो एक सहाफ़ी और दानश्वर थे और किसी का भी सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं मेरी फैमिली में। सबसे पहला सवाल ये भी करती चलूँ कि ये बताइएगा कि आपका किस शहर से ताल्लुक़ है, आपकी पैदाइश जो है वो किस शहर से है? प्लीज़ इस बारे में बताइएगा। जी मैं लाहौर में पैदा हुआ जी, मॉडल टाउन में, और सारा बचपन भी लाहौर में ही गुजरा। और लाहौर के जो सारे सरकारी स्कूल हैं, सेंट्रल मॉडल स्कूल, लोअर माल, और उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी, हेले कॉलेज वगैरह, सारी मेरी जो बचपन और जवानी और आज अब जो लाइफ गुजर रही है वो सारी लाहौर से ही मेरा ताल्लुक़ है। अब मुझे आप लाहौरिया कह सकती हैं, बड़े हम अपने आप को लाहौरिया क्लेम करते हैं। ज़बरदस्त सर, ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई। दूसरा एक और बात पूछना चाहूँगी कि पीपल्स पार्टी को कब ज्वाइन किया आपने और ऐसी क्या बात नज़र आई आपको इस पार्टी में कि आप इस पार्टी का हिस्सा बने? जी मैं पीपल्स पार्टी से मेरा ताल्लुक़ स्टूडेंट एज से है। जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 1988 में पाकिस्तान तशरीफ़ लाई और 10 अप्रैल को जो एयरपोर्ट से मीनार पाकिस्तान तक का जो सफ़र था वो हमने बीबी के साथ किया, और उस वक़्त मैं हेले कॉलेज के पार्ट 1 में था। तो उससे 3-4 दिन बाद हमने पंजाब यूनिवर्सिटी के हेले कॉलेज में पीएसएफ की बुनियाद रखी, और बाद में जब मोहतरमा ने यूनियन पे से पाबंदी उठाई तो 91 में मैं उस वक़्त मैं एमपीए कर रहा था पंजाब यूनिवर्सिटी से। तो फिर हमने इलेक्शन भी लड़ा वहाँ पे, और उसके बाद स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकलने के बाद पीपल्स पार्टी की जो मेन पॉलिटिक्स है उसके अंदर मैं आज दिन तक शामिल हैं। पीपल्स पार्टी के हवाले से आपकी अपने हलके में क्या खिदमात रही हैं? पीपल्स पार्टी में आने से आपने क्या रिलीफ दी है ऐसे अवाम को कि आज भी अवाम आपकी जो है वो चीज़ें या बातें ये चीज़ों को याद रखती है? ऐसी क्या बात है? देखिए जी, पंजाब में तो 40 साल से नून लीग की या मुशर्रफ की या पीटीआई की हुकूमत रही है। तो उस दौरान में हम लोगों के पास तो कभी भी पावर नहीं आई, और जो भी आप रिलीफ पहुंचा सकते हैं पाकिस्तानी जो सिस्टम है उसमें आप
सिर्फ़ और सिर्फ पावर में ही आके पहुंचा सकते हैं। तो अदरवाइज़ हल्के में जो भी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है या जो वर्कर्स हैं या जो सपोर्टर्स हैं, उनके साथ मिलके जो भी हम वेलफेयर का काम कर सकते हैं या लोगों को के जो मसाइल हमारे हद तक हम जिस पे दस्तरस रखते हैं, जो हमारी पार्टी के, वो हम रिलीफ ज़रूर देते हैं। जो सरकारी काम है, जो ये पुलिस थाना और कचहरी वगैरह, उसमें हमारा एज सच पास्ट में रोल नहीं रहा, तो उस तरह के काम हम नहीं करते। हम बाकी सारी हर किस्म की खिदमत जो है वो उनको दे रहे हैं। सर, पीडीएम को लेके आप क्या कहना चाहेंगे कि पीडीएम क्या वर्किंग कर रही है? इलेक्शन जो है वो आने वाले हैं, तो उस हवाले से क्या वर्किंग जा रही है पीडीएम की? इस हवाले से आवाम को क्या बताना चाहेंगे आप? देखें जी, पीडीएम कोई इलेक्शन अलायंस नहीं है। पीडीएम जो है वो बनी थी, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ उस वक़्त ऑलरेडी असेंबली में थीं, और जो ये अमीरुल मोमिनीन इमरान खान सो कॉल्ड हैं, इनको हटाने के लिए एक चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने और पीपल्स पार्टी ने इस अलायंस को कॉल किया था। सही। और पीडीएम ने सक्सेसफुली इमरान खान को इक़्तिदार से रिमूव किया। इस वक्त कहीं भी पीटीआई की हुकूमत नहीं है, और ये सारा पीडीएम की पॉलिटिक्स और आसिफ अली ज़रदारी प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब और चेयरमैन साहब की जो पॉलिटिकल मूव्स थी, उनके नतीजे में आज इमरान खान पावर में नहीं। और पीडीएम मुस्तकबिल में जो पॉलिटिक्स होने जा रही है, उसमें कोई इस किस्म की बात पीडीएम में तय नहीं हुई कि हम लोग जो हैं वो इकट्ठे इलेक्शन लड़ेंगे। सही। इस चीज़ का वाज़ेह इम्कान है कि तमाम सियासी पार्टियां अपनी अपनी सीटों पर अपने अपने कैंडिडेट खड़ी करेंगे। सर, आप ये कहना चाहते हैं कि वो जो इल्हाक था वो किसी मकसद के लिए था और वो मकसद पूरा हो चुका है, और अब पीडीएम का आपस में ऐसा कोई लिंक नहीं है, अब इंडिविजुअली तौर पर हर पार्टी अपने लिए इलेक्ट होना चाह रही है, ऐसे कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल ठीक बात है जी, क्योंकि अगर पंजाब में हम लोग अलायंस करते हैं नून लीग के साथ, जी, तो फिर तो नून लीग के पास मेजॉरिटी इस वक्त है, 150 से ज़्यादा सीटें हैं, तो वो सीटें, इसका मतलब है कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे अगर हम उनसे अलायंस करेंगे, जितने भी सीटों पे नून लीग इलेक्ट हुई है। सही। तो इतना बड़ा डेंट पीपल्स पार्टी तो अफोर्ड नहीं करेगी। हम इंशाल्लाह ताला पूरे पंजाब में हर सीट पे अपने कैंडिडेट्स देंगे, और 3 वे फाइट होने का इम्कान है पीटीआई, नून लीग और पीपल्स पार्टी का। जी। और हम लोग इसलिए कॉन्फिडेंट हैं कि पीपल्स पार्टी इस वक्त वाहिद जमात है जिसको कि 40 साल में लोगों ने ट्राई नहीं किया। नून लीग बार बार आ चुकी है, और पीटीआई भी इक़्तिदार में रह चुकी है। सर, लेकिन पीपल्स पार्टी के हल्के में कोई शोर और गुल, कोई बातचीत कुछ नज़र नहीं आ पा रहा है, जबकि पीटीआई के डेली आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं मीटिंग्स वगैरह और ये सब सिलसिले जारी हैं। और इसके अलावा जब से मरियम साहिबा आई हैं उससे पहले भी नून का बड़ा एक शोर गुल चल रहा है, और लोगों में आवाम तक जो है उनकी बातें पहुंची हैं कि हाँ, नवाज शरीफ साहब भी आ रहे हैं और इंशाल्लाह ताला वो सदारत संभालेंगे और फिर अगेन ये सारी चीज़ें चलेंगी। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि पीपल्स पार्टी इस पर वर्किंग कर रही है? क्या इलेक्शन के लिए उन्होंने वर्किंग कैंपेन वगैरह स्टार्ट कर दी हुई है? कोई चीज़ अभी तक नुमाया नज़र नहीं आई। देखें, अगर आप पंजाब की बात करना चाह रहे हैं तो कराची और पंजाब की सूरत हाल पीपल्स पार्टी के लिए आज से 1 महीना पहले तक बिल्कुल सेम थी जी। कोई आप में जितने भी आपके टीवी एंकर्स थे, कोई सोच भी नहीं सकता था कि कराची में पीपल्स पार्टी इस तरह क्लीन स्वीप करेगी या मेजॉरिटी ले लेगी। जी। तो सेम इज सिचुएशन ओवर हेयर इन पंजाब। पंजाब में भी पीपल्स पार्टी जो है इस वक्त एडवांटेज में इसलिए है कि अभी आपने रिसेंट इलेक्शन देखे, बाई इलेक्शंस, जिसमें कि 17 सीटें नून लीग ने पीटीआई से हारी। जी। और उस वक़्त पीटीआई की गवर्नमेंट थी पंजाब में, और नून लीग ने ये कहा जी कि मशीनरी यूज़ की इमरान खान ने इसको हराने के लिए। जी। तो उसमें यह है जी कि आप अगर पीपल्स पार्टी की के बारे में ये बात कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी कैंपेन में नहीं है, तो कैंपेन में तो पीपल्स पार्टी जब इमरान खान को 2 ज़िमनी इलेक्शंस में जब मैच पड़ा नून लीग का और पीपल्स पार्टी का, तो नून लीग सारी सीटें हारी इमरान खान से पिछले ज़िमनी इलेक्शन में,
और पीपल्स पार्टी ने ही 2 सीटें जीती मुल्तान से और कराची से। सही। तो शोरगुल तो उस वक्त भी नून लीग का बहुत ज़्यादा था, लेकिन नून लीग सारी सीटें हार गई, पीपल्स पार्टी 2 सीटों पे लड़ी, दोनों जीत गई। सही। उसके बाद शोरगुल जो है वो कराची में भी यही था कि पीटीआई ने कराची में स्वीप कर जाना है, लेकिन उस शोरगुल का नतीजा क्या निकला कि पीपल्स पार्टी ने मेजॉरिटी हासिल की कराची में, जो अभी जो बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं जी जी, और पीटीआई वहाँ पे ऑलमोस्ट कोई परफॉर्म नहीं कर सकी और नून लीग तो वैसे ही वहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। तो ये जो पैटर्न है ये पार्टियों में का लाइफ साइकिल होता है। पीटीआई इज़ कंप्लीटिंग इट्स लाइफ साइकिल राइट नाउ। बहुत सारी पार्टियां जो हैं वो बनती हैं और ख़त्म हो जाती हैं। तहरीक इस्तिक़लाल बहुत बड़ी पार्टी थी असगर खान की, कुछ ख़त्म हो गई। जमात इस्लामी बहुत बड़ी पार्टी थी, वो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में उनके पास 1 सीट है। एएनपी बहुत बड़ी पार्टी थी। तो पीटीआई का भी वही फेट होने जा रहा है जो काफ लीग का था। काफ लीग इस मुल्क में हुक्मरानी करके गई है 11 साल जनरल मुशर्रफ के साथ। आज काफ लीग के पास कुछ भी नहीं है। तो मेरा एनालिसिस ये है कि पीटीआई जो है वो सारी पीपल्स पार्टी के लोगों से बनी थी, और अब वो सारे लोग वापस आने जा रहे हैं। ये भी सुनने में आया है कि पीटीआई में जितने लोगों ने भी ज्वाइनिंग दी वो पीपल्स पार्टी से थे, जैसे कि फवाद चौधरी साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, शफकत साहब हैं, और इसके अलावा शमशान बुखारी साहब हैं, अशरफ सोना साहब हैं। इनके बारे में आपका क्या कहना है कि ये पीटीआई में आफ्टर जो है वो मौजूदा सूरत हाल में हैं, क्या अब ये वापस पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, या कि ये वजह क्या थी पीपल्स पार्टी से मूव ऑन होने की उनकी, ये रीजंस बताइएगा। देखिए, जो पीपल्स पार्टी से तकरीबन 90% जो अगर आप कंपोजिशन देखें पीटीआई की, तो वो पीपल्स पार्टी के ही लोग गए हुए हैं। सही। तो वजह क्या थी जाने की, उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट जो है, अब जो वो खुद मानते हैं कि हमने इमरान खान को खड़ा किया, उन्होंने उनकी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर पॉलिटिशियन सुनते थे उस वक्त उनकी, और वो पार्ट ऑफ द सिस्टम थे। उनके कहने पे ये सारे लोग वहाँ पे गए। अब क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट सियासत से बाहर निकल चुकी है, हट चुकी है, तो वहाँ पे जाके इन लोगों को ना तो कोई मैं फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी के बारे में तो कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि दे आर अगर आप शाह महमूद कुरैशी को देखें तो पाकिस्तान की कोई सियासी पार्टी नहीं है जिसमें शाह महमूद कुरैशी जो है वो ना रहे हो। वो नून लीग में भी रहे, वो काफ लीग में भी रहे, वो ज़ियाउल हक के साथ भी रहे, वो पीपल्स पार्टी में भी रहे, वो पीटीआई में भी रहे। मींस कि वो न्यूट्रल रहना चाहते हैं कि जब भी जो पार्टी आए और वो उनके साथ इल्हाक कर ले या उनमें इन्वॉल्व हो जाए। देखिए, धड़े पाकिस्तान की जो रूरल पॉलिटिक्स है और अर्बन पॉलिटिक्स में बहुत फ़र्क है। रूरल पॉलिटिक्स में 2 धड़े चल रहे होते हैं। जी जी। तो जब इस्टेब्लिशमेंट किसी धड़े को सपोर्ट कर रही हो तो ऑटोमेटिकली जो आपका जो पॉलिटिशियन है वो देखता है कि अच्छा मैंने अब उस तरफ चले जाना है। 3-वे पॉलिटिक्स, तीसरा बंदा जो भी होगा उसको मारी पड़ेगी। जी जी। अगर पिछले इलेक्शन में एस्टेब्लिशमेंट पीटीआई को सपोर्ट कर रही थी और उससे पहले इलेक्शन में एस्टेब्लिशमेंट नवाज लीग को सपोर्ट कर रही थी, पीपल्स पार्टी को कभी भी पंजाब में या ओवरऑल मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट ने गुज़श्ता 30-40 साल में सपोर्ट नहीं किया। इस वजह से पंजाब में पीपल्स पार्टी को बहुत ऐसी क्या बात है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ पीपल्स पार्टी के ये तल्लुकात इस्तवार क्यों नहीं रह पाते हैं? इसकी रीजंस क्या हैं? ऐसी क्या खास बात? देखें, एक तो सबसे पहले पीपल्स पार्टी के जो बानी थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, उन्होंने आइन बनाया और उस आइन में बुनियादी चीज़ उन्होंने डाली कि सियासत से फ़ौज का कोई वास्ता नहीं होगा, और अल्टीमेटली फ़ौज ने ही उनको फांसी लगाया। तो फ़ौज के अंदर एक पूरा एक ग्रुप है जो ये समझता है कि क्योंकि हमने, वो खुद भी गिल्टी कॉन्शियस है कि क्योंकि हमने इसके बानी को फांसी लगाया हुआ है, लिहाजा हमारे ये ख़िलाफ़ हैं। और हाँ, हम इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिटिक्स के अंदर इंटरफेरेंस के शुरू से ही ख़िलाफ़ हैं भुट्टो साहब की फांसी के बाद। उसके बाद आप आगे आ जाएँ तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को जनरल मुशर्रफ ने शहीद करवाया। तो जो फ़ौज के अंदर जो उनका उनकी अपनी इस्टेब्लिशमेंट है आर्मी की, उसमें एक इम्प्रेशन है कि पीपल्स पार्टी जो है वो हमारे अगेंस्ट, हमारी पावर के अगेंस्ट है। अल्टीमेटली हुआ क्या? हुआ ये कि अब 40 साल की स्ट्रगल के बाद भुट्टो साहब और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद अल्टीमेटली इस्टेब्लिशमेंट वहाँ पे आ गई जहाँ पे हम लोग खड़े थे कि बाजवा साहब ने खुद आगे मीडिया पे कहा कि आज के बाद इस्टेब्लिशमेंट का पॉलिटिक्स में कोई अमल दखल नहीं होगा। इसी तरह DGISI हिस्ट्री में पहली दफ़ा आए,
उस जगह पे जहाँ पे पीपल्स पार्टी 40 साल से खड़ी थी कि इस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं होना चाहिए पॉलिटिक्स जी। में, तो आज पीपल्स पार्टी के का जो स्टांस था उसके साथ फौज खड़ी है कि फौज का कोई रोल नहीं होना चाहिए पॉलिटिक्स में। तो इंशाल्लाह ताला अगला जो इलेक्शन होगा उसमें अगर जो मेजर प्लेयर होता था पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का इस्टेब्लिशमेंट, अगर वो न्यूट्रल होगी तो पीपल्स पार्टी पंजाब में वापस अपना जो सारा शेयर है वो वापस लेगी और आने वाले वक्त में पंजाब में चीफ मिनिस्टर भी इंशाल्लाह ताला पीपल्स पार्टी का होगा। सही, यानी कि आप आइंदा हुकूमत जो है, हुकूमत में पीपल्स पार्टी की जो है वो चांसेस देख रहे हैं आप? हाँ जी, देखिए प्राइम मिनिस्टर तो फॉर श्योर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, उनको अगले इलेक्शन में प्राइम मिनिस्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। उसकी मैं आपको 2+2 रीज़न बता देता हूँ। इस वक्त पीपल्स पार्टी के 55 MNAs हैं, 55 MNAs के साथ हम लोग अगर इमरान खान की हुकूमत गिरा सकते हैं तो हम 40, 50, 100 तक सीटें तो ले जाएंगे अगले इलेक्शन में। इस बुरे तरीन हालात में हमने 55 सीटें निकालनी थी, तो अब जबकि हम लोग जो हैं वो एक अल्टीमेट चॉइस हैं, अवाम के ने दोनों पार्टियों को बारी बारी आजमा लिया है। अभी इमरान खान से उन्हें जान छुड़ाई तो शहबाज शरीफ ऐसी क्या चीज़ दिखा के आप आवाम को मुतासिर कर सकते हैं और आवाम से वोट इकट्ठे कर सकते हैं? ऐसा कौन सा कुलिया है जो कि आप बगैर शोर मचाए और ये सारी चीज़ें साइलेंटली भी जो है वो विन कर जाते हैं? ऐसी क्या रीजंस हैं, क्या चीज़ें क्या हैं, ट्रिक्स क्या हैं? ऐसे ट्रिक्स नहीं है जी, देखें अवाम खुद फैसला करती है। उन्होंने देखा है कि पिछले दौर में नवाज शरीफ साहब ने जो ख्वाब दिखाए उनमें से कोई भी बात पूरी नहीं कर सके वो, और इसके बाद इमरान खान ने जो दिखाया वो भी पूरा नहीं कर सका। जी जी। ट्रिक ये है कि पीपल्स पार्टी, अगर आप सोचें 3 जमातें हैं, अगर नवाज शरीफ के बारे में सोचें तो आपके जहन में आता है कि ये मिडिल क्लास ताजरों की पार्टी है। अगर PTI के बारे में सोचें तो आपके जहन में आता है कि ये पढ़ा लिखा अपर क्लास, अपर मिडिल क्लास उनकी ये पार्टी है। पीपल्स पार्टी के बारे में आप जब सोचते हैं तो आपके जहन में आता है कि गरीब की पार्टी है, और पाकिस्तान में गरीब इस वक्त मेजॉरिटी में है। हम उस गरीब को दोबारा अपने साथ जोड़ेंगे, और पीपल्स पार्टी ने ही स्वाय पीपल्स पार्टी के और किसी पार्टी ने गरीब के लिए कोई सॉलिड फुटिंग्स पे काम नहीं किया। इस वक्त बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम देख लें, वो पीपल्स पार्टी का है। इस वक्त अगर जो नेशनलाइज हुई थी सनतें, उसके अंदर लेबर को शेयर दिया हुआ है वो पीपल्स पार्टी ने दिया हुआ है। हमें हमारे तमाम लीडर्स पे हमेशा केस क्या बनते हैं, नौकरियां देने के। हम आते हैं, हम नौकरियां देते हैं। जब बेनज़ीर भुट्टो साहब वापस आई थी लास्ट टाइम तो यही नारा लगा था, बेनज़ीर आएगी रोजगार लाएगी। तो अब बिलावल साहब जो हैं उनका हमारा नारा यही होगा कि बीबी का बेटा आएगा रोजगार लाएगा। ये लोग नौकरियों से निकालते हैं, हम नौकरियों पर रखते हैं और उसके बाद मुकदमे। सर ये भी कहना चाहेंगे आप कि अगर पीपल्स पार्टी जो है वो इक़्तिदार में आ जाती है और प्राइम मिनिस्टर जो है वो जो है बिलावल भुट्टो साहब होंगे, तो क्या लाहे अमल होगा आपका? क्या ऐसी पार्टी ने जो है मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक लाहे अमल तैयार किए हैं, उनके बारे में कुछ बताएंगे आप? देखिए इस वक्त जो कोई भी मुल्क जो है वो पूरी दुनिया के साथ डिस्कनेक्ट होके आगे नहीं निकल सकता। इट्स अ ग्लोबल इकोनॉमी नाउ। हर मुल्क की जो मुआशियात है वो पूरी दुनिया के साथ कनेक्टेड है। लेकिन सर जो मौजूदा सूरत हाल है, आप देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट दिवालिया हो चुका है, मुल्क का दिवालिया हो चुका हुआ है, महंगाई पीक पे जा चुकी हुई है, और इस हालात में इलेक्शन भी होंगे या नहीं, अवाम तो ये सोच रही है। तो क्या इस मौजूदा सूरत हाल पे आप कहते हैं कि इलेक्शन भी जो है वो हो जाएंगे और ये सारी चीज़ें बड़े अच्छे अंदाज से जो है ऐसा तरीके से बया तकमील तक पहुँचेंगी? जी वही मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि जब ये शहबाज शरीफ साहब हुकूमत में आए तो वज़ीर ख़ारजा बने बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, और उस वक़्त वाकई पाकिस्तान दिवालिया हो गया था, होने जा रहा था। चेयरमैन साहब ने पूरी दुनिया में दौरे किए, किसी वज़ीर ख़ारजा ने इतनी भागदौड़ नहीं की, सिर्फ ये सारे क्राइसिस को अवॉइड करने के लिए। और $10 बिलियन जो है वो उन्होंने आखिरी जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें लिए। उसके बाद अभी IMF के साथ भी पीपल्स पार्टी ही कह रही थी कि आप साइन कर दें, और मिफ्ता साहब को इन्होंने फारग कर दिया। ये शुरू में अगर कर लेते तो ये डिफ़ॉल्ट वाला नहीं आना था। तो अल्टीमेटली जो ये IMF के साथ जा रहे हैं वो भी पीपल्स पार्टी पुश करती रही है इनको, लेकिन वो इनका ख्याल था डार साहब का कि मैं अपना
बहुत इकोनॉमिक विजर्ड हूँ और मैं इसको कंट्रोल कर लूँगा। तो मैं कहने का मकसद यह है कि चेयरमैन साहब ने इस वक्त भी अगर पाकिस्तान दिवालिया नहीं हुआ तो उसका सारा जो क्रेडिट है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को जाता है, क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया में फिर के सारे जो मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशंस और ममालिक से पाकिस्तान के लिए वो एड अब आना शुरू हो गई अगले 8-10 यानी कि रीजनरेट करना शुरू किया है। ये जो है चेयरमैन साहब जो है बिलावल भुट्टो साहब है, उन्होंने मतलब ये वर्किंग स्टार्ट कर दी है वर्ल्ड लेवल पर कि लोगों के साथ कनेक्टिविटी दोबारा से स्टार्ट हुई है तमाम ममालिक के साथ। और सुनने में तो ये भी आ रहा था कि हिंदुस्तान भी जा रहे हैं वो रिसेंटली और कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन कर रहे हैं। ये गुज़िश्ता 10 या 15 सालों के बाद ये दोबारा से होने जा रहा है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए हम अब नेबर हम अपने चेंज तब्दील नहीं कर सकते। जी जी। हम ना इंडिया को कहीं रिमूव कर सकते हैं, ना अफगानिस्तान को, ना ईरान को। जी जी। तो अगर आप अपने हमसायों के साथ, अगर आप मोहल्ले में भी कहीं रह रहे हैं तो हमसायों के साथ लड़ाई जारी रखेंगे दिन रात, तो वो कोई अच्छा आपके हालात कभी भी सुकून से नहीं गुजर सकते। तो इसी तरह मुल्कों के भी अगर आपने अपने नेबर्स के साथ अगर आप ताल्लुकात ठीक करेंगे तो ही पाकिस्तान में टेररिज्म ख़त्म होगा। अफ़गानिस्तान, इंडिया और ईरान, पीपल्स पार्टी का ये हमेशा से रहा है कि इनके साथ हमारे दोस्ताना ताल्लुकात होने चाहिए, और बजाय इसके कि हम एक दूसरे को मारें, असला और बंदूकें ताने, एक दूसरे के ऊपर ट्रेड होनी चाहिए आपस में। और ये जो ग्लोबल बाउंड्रीज़ हैं आज से 50 साल बाद शायद हो ही ना। जिस तरह आपके यूरोपियन ये जो यूरोप इकट्ठा हो गया है सारा जी। और उनकी सारी वो ख़त्म हो गई हैं, बॉर्डर्स ख़त्म हो चुके हैं। अभी इंग्लैंड ने दोबारा लगा लिए हैं बॉर्डर्स, लेकिन वो एक आपके सामने एग्जांपल है कि आप अगर यूरोप में किसी एक मुल्क का वीज़ा ले लें तो आप जा सकते हैं। तो हमारे लिए तो आइडियल सिचुएशन ये होगी कि एक दिन पाकिस्तान और इंडिया इतने अच्छे इनके ताल्लुकात हो जाएं कि यहाँ के जो पंजाबी हैं वो भारतीय पंजाब में इसी तरह बाघा बॉर्डर से ड्राइव करके चले जाएं, जिस तरह आप यहाँ से सियालकोट की तरफ चले जाते हैं। जी जी। तो चेयरमैन साहब से पहले शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी ये कोशिश की कि इंडिया और पाकिस्तान बजाय के असले के ऊपर और बारूद के ऊपर पैसा खर्चें, वो सारा जो पैसा है वो अवाम की फलाह पे खर्चा जाए। तो इंशाअल्लाह ताला चेयरमैन साहब भी इस तरफ कोई ना कोई काम करेंगे। सही। इसी के साथ लेते हैं नाज़रीन छोटी सी एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी बातें बहुत सी बाकी थी जो कि मैं पूछना चाह रही थी फैसल साहब से। जी सर, कुछ ये भी बताइए कि आपकी अपने हलके में आप यहाँ सेलेक्ट होने जा रहे हैं एमपी के एज एन एमपीए और 161 से, तो आपके हलके में क्या डेवलपमेंट के काम हुए हैं अपने एरिया के हिसाब से? आप यहाँ पे कैसे जो है वो वोट ले सकते हैं? देखें, इस हलके में अभी पीछे एक 2022 में एक ज़िमनी इलेक्शन हुआ। जी जी। उस वक्त ये NO 133 था, अब NA 127 बन चुका है। जी जी। NA 133 के इलेक्शन में हमने 34,000 वोट लिए तकरीबन, और उसमें से 22-23 हज़ार वोट जो है वो 161 के एरिया से था। जी जी। तो इस वक्त हमारा ऑलरेडी, हम जब स्टार्ट करेंगे, कैंपेन की है हमने स्टार्ट, तो 22,000 वोट्स के साथ हम स्टार्ट ले रहे हैं। सही। तो बाकी जो वर्किंग हमारे सारे पीपल्स पार्टी के जो यूनियन काउंसिल जो हैं हमारी, उनके जो चेयरमैनों के कैंडिडेट्स हैं और जो दीगर हमारे पीपल्स पार्टी के वर्कर्स हैं, जी जी, वो दिन रात काम कर रहे हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि हम इस हलके को एक दफ़ा फिर जीतेंगे। पहले भी यहाँ पे हम एक दफ़ा परवेज़ साले साहब इलेक्शन जीते थे। तो उसमें यह है कि इस वक्त बेसिकली हर जो कोई गमी खुशी, कोई फौतगी, कोई शादी ब्याह, उस पर भी शरीक होते हैं। किसी के मतलब यहाँ के जितने भी वर्कर्स से लेकर तमाम लोग जो आप तक रसाई रखते हैं, उनकी कोई भी मामलात हों, ख्वाह वो जो है वो किसी के कोई डेथ हो जाती है या कोई शादी के मामलात हैं, उनमें भरपूर आप शिरकत कर रहे हैं और वर्किंग कर रहे हैं। सही। मैंने सर एक ये जो मंसूबे थे पीपल्स पार्टी के बीबी के जो थे कि ये जो आपने एक बनाया बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के नाम से मंसूबा, इसके अलावा भी कुछ ऐसे मंसूबे थे जो कि मोहतरमा साहिबा ने सिलेक्ट किए और अब तक वो नहीं हो पाए, चेयरमैन साहब भी उन पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सके?
जी, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम जब शुरू किया तो उसके साथ एक पूरा मुआशी स्ट्रक्चर जो है उसको रीवैम्प करने का उनका प्रोग्राम था। सही। अब आप देखें कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ राशन प्रोग्राम शुरू कर दिया गया है। अच्छा। जिसमें कि फ्री राशन मिलेगा सही। गरीब फैमिलीज़ को। सही। उसके बाद जो बच्चियां हैं उन ख़वातीन की जो कि स्कूल गोइंग बच्चियां हैं जी, जी। उनकी तालीम भी फ्री बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ कनेक्ट की गई है। यानी अच्छा। कि जो ख़वातीन उस प्रोग्राम में रजिस्टर्ड हैं उनकी बच्चियों के लिए भी ये मुतारिफ हो चुकी है आपके हाँ मंसूबे, जी, ये फर्दर आप वर्किंग हो चुकी है हो इस पे? चुकी है, सही। ये स्टार्ट हो चुके हैं और ये इस वक्त इसके ऊपर यानी कि इन ऑपरेशन है, इस इनिशियल स्टेज में है, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता वो पूरा अपना मोमेंटम पकड़ेगा और उसके बाद खास एरियाज की जो है वो क्लासिफिकेशन की गई है यहाँ के कोई ऐसा देखिए सिस्टम ये बनाया पूरे गया कि पाकिस्तान में जितनी भी ख़वातीन पंजाब में, सिंध में, KPK में, बलूचिस्तान में, गिलगित में जितनी भी ख़वातीन रजिस्टर्ड हैं जी। उनके जो बच्चे हैं उनकी फ़ीस पे करने का सिस्टम इसके साथ कनेक्ट किया गया है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ। तो जो भुट्टो साहब का या बीबी का रोटी कपड़ा और मकान का नारा था उसका मतलब रोटी एज सच डबल रोटी या नान नहीं है। इसका मतलब रोटी कपड़ा और मकान का मतलब है पूरी इकोनॉमिक जो आपकी ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने के लिए बेसिक्स नीड्स हाँ, जो है और बेरोजगारी जो है वो खत्म हो और हर घर की बेसिक्स नीड यही है। हाँ जी। तो उसको देखा जाए और ये मौजूदा सूरत हाल में भी यही हालात जा रहे हैं। आटे की कीमतें देख लें आप और पेट्रोल, मेन थिंग इज कि पेट्रोल की वजह से हर चीज़ में जो है वो बढ़ती जा रही है, एक्सीड होती जा रही है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? अगर मौजूदा सूरत हाल में या मौजूदा हुकूमत पीपल्स पार्टी की आती है तो इस लेवल को आप कैसे देखते हैं? महंगाई को किस तौर पे कंट्रोल कर सकेंगे आप? देखिए जी, लास्ट टाइम जब पीपल्स पार्टी पावर में आई थी तो उस वक्त शायद आपको याद नहीं, आटे का बहरान रहता था जी। और आटा जो है वो आप गंदम आप इंपोर्ट करते थे। पीपल्स पार्टी ने आगे पहले पॉलिसी ये डिक्लेयर की कि आपने गंदम की जो किसान को हमने एम्पावर किया, उनको जो गंदम की प्राइस थी, सरकारी प्राइस, उसको जब इंक्रीज़ किया तो सारे पाकिस्तान में किसान ने गंदम उगाना शुरू की। और पीपल्स पार्टी ने जब 2013 में गवर्नमेंट छोड़ी तो उस वक्त आप उसके बाद 3-4 साल तक का स्टॉक पीपल्स पार्टी गंदम का छोड़ के गई और आटा उस वक्त 50 रुपए पे हम छोड़ के गए थे जो आज 130-40 पे चला गया हुआ है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जो नॉर्मली लोग हैं उनके लिए 100 पे बात जा चुकी है, 90 पर केजी और इस तरह से, और जो सही लेना चाहे, आप सही खाना चाहे तो 150 पे इस टाइम जा रहा है। और सर लास्ट पे आपसे बस यही जानना चाहूँगी कि कौन सा ऐसा ज़िंदगी का मकसद है जो आपने अभी तक नहीं किया और आप करना चाह रहे हैं, अल्लाह पाक आपको मौका दे तो आप वो करेंगे? इस वक्त तो ज़िंदगी का मकसद यही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से लाहौर में पीपल्स पार्टी को पंजाब में हम दोबारा रिवाइव करें और पीपल्स पार्टी यहाँ पे दोबारा पंजाब में 88 के बाद वो परफॉर्मेंस नहीं दे सकी। तो इस वक्त ज़िंदगी का मकसद यही है कि पंजाब में पीपल्स पार्टी को दोबारा रिवाइव करके यहाँ पे वज़ीर आला पीपल्स पार्टी का लाया जाए, खुद इलेक्शन जीतें और लोगों के जो पंजाब के अवाम के मसाइल जो हैं उनको हल करने की कोशिश की जाए। सर लास्ट में कोई पैगाम देना चाहेंगे जो हमारी मौजूदा सूरत हाल पे आवाम को या पार्टी के लीडर्स को, जो आपका दिल चाह रहा हो कि आपको पैगाम देना चाहिए? देखिए, इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार है और पाकिस्तान में वो इकोनॉमिक क्राइसिस मल्टीप्लाई इसलिए कर गया कि हमारे जो पिछले हुक्मरान थे उन्होंने इन टाइम डिसीजंस नहीं लिए और वो डिसीजंस को लेट करते रहे। अभी भी जो हमारी नई गवर्नमेंट आई उसने भी थोड़ी सी गलतियां की। इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में जो अभी गलतियां हो चुकी हैं उनको ठीक किया जाएगा और पीपल्स पार्टी अगर इक़्तिदार में आती है तो वो तमाम मसाइल जिनसे आज अवाम नबर्द आज़मा है उनको पीपल्स पार्टी प्रायोरिटी के ऊपर हल करने की कोशिश करेगी। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने बहुत सी बातें हुई और बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। आवाम तक आपकी जो है वो आवाज़ भी पहुंची। अभी तक पीपल्स पार्टी के आवाम को किसी ने जो नहीं अनाउंस किया था ये चीज़ों को, इलेक्शन के हवाले से भी और बहुत सारी चीज़ें बहुत से जानने को मिला आपसे। बहुत शुक्रिया सर, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया जी।